जब आप पावर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में ऐसे लोगों की इमेज क्रिएट होती है। वो लोग जो अपनी पोजीशन या बैंक बैलेंस की वजह से पावरफुल होते हैं। बट एक और टाइप की पावर होती है जिससे लोग अनजान हैं, एंड वो है आपकी पर्सनल पावर। कैसे आप भीड़ में स्टैंड आउट करते हो, कैसे आप अपनी बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस से क्राउड को डोमिनेट करते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। आपकी इसी पावर को बढ़ाने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में कई इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स एंड माइंडसेट्स शेयर किए हैं। ऑल्दो उन्होंने अपनी बुक में इन लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए कई हिस्टोरिकल फिगर्स के एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं, लेकिन आज मैं इन्हीं लॉज को मॉडर्न एग्जाम्पल्स से एक्सप्लेन करूंगी टू प्रूव कि ये आज भी कितने रेलेवेंट हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर आप किसी काम को करने में श्योर नहीं हो तो उसे करने की कोशिश भी ना करें। आपके डाउट्स और झिझक आपके प्लान के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करेंगे। इट्स बेटर टू एंटर विद बोल्डनेस। जितनी कॉन्फिडेंस से गलती करोगे उतने ही कॉन्फिडेंस से उसे आसानी से ठीक भी कर पाओगे। अगर आप इस बात से अग्री करते हैं तो हिट द लाइक बटन। रतन टाटा को कौन नहीं जानता। उनकी लीडरशिप ने टाटा को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली सक्सेसफुल बनाया। उनके करियर में ऐसा कई बार हुआ जब लोगों ने उनके डिसीजंस को डाउट किया, जैसे जब उन्होंने फोर्ड को अपनी डूबती हुई कंपनी नहीं बेची, जब उन्होंने घाटे में जा रही जैगुआर और लैंड रोवर को अक्वायर किया, जब उन्होंने टेटले टी को $450 मिलियन में खरीदा। तब कई लोगों ने उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज किया, बट उन्होंने सिर्फ उनके क्रिटिसिज्म को इग्नोर ही नहीं किया बल्कि साइलेंटली अपने डिसीजंस को सही प्रूव करने में लगे रहे। उन्होंने टेटले को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी बनाया। जैगुआर और लैंड रोवर के एक्विजिशन ने भी टाटा मोटर्स की प्रॉफिट्स को बूस्ट किया। सो बी बोल्ड इन योर थॉट्स एंड एक्शंस। नंबर 2, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कब करियर में लो प्रोफाइल रहना है और कब एक्शन लेना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सक्सेसफुल बिजनेसेस भी इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। जैसे लॉकडाउन के दौरान जहां कई बिजनेसेस सफ़र कर रही थीं, वहीं फूड डिलीवरी सर्विसेज, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज सब तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। कई ब्रांड्स इम्यूनिटी या हाइजीन वर्ड का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को रेलेवेंट ही नहीं बल्कि नेसेसरी भी बना रहे थे। किसी भी बिजनेस आइडिया के चलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब वो उस वक्त मार्केट में रेलेवेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री में ऐसे कई बिजनेसेस थे जिनका प्रोडक्ट तो अच्छा था बट टाइमिंग गलत थी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल से 10 साल पहले ही एक टैबलेट बनाया था। बिल गेट्स ने कहा था कि 5 साल में ये अमेरिका में सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ पीसी बन जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो आइडिया फ्लॉप हो गया। स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स के उसी आइडिया को एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, लुक एंड फील के साथ लॉन्च किया एंड इट वाज अ हिट। बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्टीव जॉब्स कुछ चीज़ें उनसे बेहतर करते थे। उनकी टाइमिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड पैकेजिंग, वो सब माइक्रोसॉफ्ट के टैबलेट से बेटर थी। चाहे लाइफ हो या बिजनेस, टाइमिंग इज एवरीथिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको वर्ल्ड लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स जैसे लोग केयरफुली स्टडी करते हैं। नंबर 3, प्लान ऑल द वे टू द एंड। आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। वॉरेन बफेट की करंट नेटवर्थ है $117 बिलियन। जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें पता है कि वॉरेन बफेट ने सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। अगर वॉरेन बफेट एक एवरेज इन्वेस्टर होते तो वो मोस्ट प्रोबेबली 30 की उम्र से इन्वेस्टिंग करना शुरू करते एंड 60 की उम्र में रिटायर करते। अगर हम उनकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को भी इस केस में यूज करें विच इज 22%, तो आज उनकी नेटवर्थ होती $11.9 मिलियन, जो कि उनकी करंट नेटवर्थ से 99.9% कम है। जिम साइमंस हेज फंड के हेड हैं, जिनका रेट ऑफ रिटर्न है 66%, बफेट से कई ज्यादा। फिर भी उनकी नेटवर्थ है $22 बिलियन। ऐसा क्यों? क्योंकि साइमन ने 50 की उम्र से इन्वेस्टिंग करना शुरू किया था। वो कंपाउंडिंग की ताकत को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। उन्हें वॉरेन बफेट जितना टाइम नहीं मिला। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए इसी तरह से प्लान करेंगे तो आप भी बहुत फायदे में रहेंगे। 0.1% से 99.9% का डिफरेंस यही है, प्लानिंग एंड डिसिप्लिन। रॉबर्ट ने अपनी बुक में कहा है, एंड ही सब कुछ है। इसके लिए पूरी तरह प्लान बनाएं। हर तरह की कॉन्सिक्वेंसेस, ऑब्स्टिकल्स और बैड लक जो आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकती हैं, उनके लिए प्रिपेयर्ड रहें।
बफेट की तरह आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं अगर आप कम उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिंग सोल्यूशन रेकमेंड करना चाहूंगी। जस्ट बिकॉज हमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक से एक्सपेक्टेशंस होती है या वो पर्टिकुलर कंपनी बहुत अच्छी होती है, हम उसे कई दिनों तक होल्ड किए रहते हैं। नतीजा टाइम भी वेस्ट होता है और स्टॉक भी नहीं चलता है। सो यू कैन गो फॉर ET मनी जीनियस मेंबरशिप। सबसे पहले जीनियस आपके इन्वेस्टिंग गोल्स और आपकी रिस्क स्कोर को समझता है और फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए स्टॉक पोर्टफोलियोज रेकमेंड करता है। इन स्टॉक पोर्टफोलियोज में ज़्यादातर स्टॉक्स हाई क्वालिटी होने के साथ साथ डिमांड में भी होते हैं, जिसकी वजह से रिटर्न्स के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ता। और क्या है वो रिटर्न्स? अगर आपने पिछले 15 सालों में कभी भी 7 साल के लिए जीनियस के हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होता तो आपको मिलते 22.4% सालाना रिटर्न्स। सो अब आपको इन्वेस्टिंग एडवाइस के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जीनियस विल टेक केयर ऑफ इट ऑल। विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग लाइक अ जीनियस। नंबर 4, डू नॉट कमिट टू एनीवन। अपने अलावा किसी और से कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। जो प्रोमिसेस में बन जाते हैं वो अपनी फ्रीडम खो देते हैं और कभी कभी ये प्रोमिसेस उन्हें भारी भी पड़ जाती है, जैसे कि एकलव्य के साथ हुआ था। एकलव्य ने अपने दिल में पहले ही द्रोणाचार्य को अपने गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था और खुद को उनके सामने डिवोट कर दिया था, पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनसे उनका दाहिना अंगूठा मांग लिया ताकि वो अर्जुन से अच्छा तीर ना चला पाए। ये जानने के बाद भी कि अपने अंगूठे के बिना वो तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ नहीं रह पाएंगे, उन्होंने खुशी खुशी अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया। इससे ये तो पता चलता है कि वो एक महान शिष्य थे, लेकिन बिना सोचे समझे किसी के प्रति खुद को इतना समर्पित कर देना, ये शायद उनकी तीरंदाजी के बीच आ गया। एंड फाइनली नंबर 5, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। मदद चाहिए तो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करो, इमोशंस या एहसान की नहीं। आप मानो या ना मानो, दुनिया बहुत सेल्फिश है। आपने चाहे किसी का कितना ही भला क्यों ना किया हो, जब आपको मदद की जरूरत होगी तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। इसलिए जब भी आपको किसी की मदद की जरूरत हो तो ये मत सोचो कि आपने तो उसके बुरे वक्त में उसका कितना साथ दिया था या वो तो आपका अपना है, बल्कि उसमें उसे उसका फायदा दिखाओ और फिर देखना वो आपके लिए कितना काम आएगा। एक बार मैं एक वेडिंग अटेंड करने के लिए एक दूसरे शहर गई थी। वहाँ मुझे एक अच्छे सैलून के बारे में जानना था जहाँ मैं अपना हेयर कट करवा सकूँ। तो मैंने गूगल पे आसपास के सैलून्स की रेटिंग्स चेक की तो स्ट्रेंजली मुझे उस शहर में एक लौता ऐसा सैलून मिला जिसे कई लोगों ने काफी अच्छी रेटिंग दे रखी थी। उस वक्त गूगल रेटिंग्स उतनी पॉपुलर भी नहीं थी, तो मुझे लगा वाह, शायद ये सचमुच बहुत अच्छा काम करते होंगे, इसलिए उन्हें इतनी अच्छी रेटिंग्स मिली हैं। सो आई वेंट देयर। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ उतना अच्छा नहीं था। वहाँ से निकलते वक्त सैलून के ओनर ने मुझसे कहा, अगर आप हमें गूगल पे 5 स्टार रेटिंग दोगे तो हम आपको 25% डिस्काउंट देंगे। और जब उसने मुझे ये कहा तब मुझे समझ आया कि क्यों उस सैलून की रेटिंग्स और रिव्यूज इतने अच्छे थे, क्योंकि कई कस्टमर्स 25% डिस्काउंट के लिए उन्हें अच्छी रेटिंग्स दे रहे थे। खैर, मैंने तो उनकी स्कीम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट। लोग आपको हेल्प तभी करेंगे जब उसमें उनका फायदा होगा। कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने भी ऐसी कोई सिचुएशन फेस की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।